हेलो एवरीवन। आज है हमारा साइंस की सीरीज़ का नेक्स्ट डे, जिसमें कि हम सारे ही एग्ज़ाम, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम्स हो, चाहे ग्रुप सी के एग्ज़ाम हो, या फिर आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हो, इन सभी के सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए हम इसमें साइंस के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं जो कि आपके पीवाईक्यूज़ रहते हैं। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट पेपर्स जो भी आने वाले हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगता है, क्यों लगता है? बेसिकली ये बताना है आपको। लोहे को जंग लगता है। आयरन रस्ट ड्यू टू ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीडेशन के कारण, कार्बोनेटीकरण के कारण, कार्बोनाइजेशन के कारण, अपसल्नक के कारण, एक्सफोलेशन के कारण, या संक्षारण के कारण, कोरोजन के कारण। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन के कारण। अब क्या होता है, जो आयरन होता है हमारा, जो यानी कि लोहा होता है, उसको अगर हम खुले में छोड़ दें कुछ टाइम के लिए और वो किसके संपर्क में आए, हवा, पानी या फिर आर्द्रता, कोई भी गीली चीज़ों के संपर्क में आए, तो उसमें क्या होता है, एक भूरे रंग की परत जम जाती है, जिस परत को हम क्या बोलते हैं, रस्ट। क्या बोलते हैं? रस्ट, जंग। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑक्सीजन जो जीवन के लिए अत्यावश्यक है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है और आती है। ऑक्सीजन विच इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कम फ्रॉम सॉइल कार्बोनेट्स, मृदा के कार्बोनेट्स में, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर, पानी से, या फिर ऑक्साइड ऑफ मिनरल एलिमेंट्स, खनिज तत्वों के ऑक्साइड से। ओके, सो आर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वाटर। किससे आती है? पानी, वाटर। थर्ड, जल से। ओके, जल से। अब इसने क्या बोला है? ऑक्सीजन जो जीवन के लिए अत्यावश्यक है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है? सबको ही पता होता है कि जब हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एक H2O भी होता है। ठीक है, तो इसी से हमारी जो है वो ऑक्सीजन निकलती है, जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण, ट्रांजिशन पर आधारित होती है? द एटॉमिक क्लॉक इज बेस्ड ऑन द ट्रांजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। So the correct answer of this question is cesium. Okay. Next question is, विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबल गैस है। The noble gas used in radiation therapy is नियॉन, आर्गन, रेडॉन और जीनॉन। जो रेडिएशन थेरेपी होती है उसमें यूज़ कौन सी ऐसी नोबल गैस है? कौन सी नोबल गैस है? रेडॉन। और नोबल गैसेस के बारे में मैंने आपको हमारी पिछली वीडियोस में बता रखा है। नेक्स्ट इज, मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन अ मोनोजाइट सैंड? दैट इज पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम, सोडियम। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थोरियम। थोरियम जो है हमारा मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन उत्पन्न होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। When lemon juice is poured on a food item, it swells rapidly because the gas produced is हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ द अबव। तो हमें ये पता है कि जब भी हमें बोला जाए कि तेज़ उत्फुल्लन हो रहा है, मतलब स्वेल्स रैपिडली हो रही कोई भी चीज़, तो उसमें क्या होगी? पक्का हमारी
कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स में भी हमारी डलती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट इज धर्म। यहाँ पे धर्म नहीं होना चाहिए था, एक्चुअली थर्म होना चाहिए था, ये थर्म है, ये थर्म, THARMA। ओके, धर्म, और ये D आपका गलत छप गया है, यहाँ पे T है और ध में यहाँ पे थ है। थर्म किसका यूनिट है? शक्ति का, ऊष्मा का, प्रकाश का, दूरी का। थर्म इज़ अ यूनिट ऑफ पावर, हीट, लाइट, डिस्टेंस। सो द थर्म इज़ अ यूनिट ऑफ हीट, एंड ऐसा यूनिट तो है नहीं, तो ये कौन सी यूनिट है? ब्रिटिश यूनिट है। ओके, ब्रिटिश यूनिट है। अब इनकी SI यूनिट्स की बात कर लेते हैं। सो पावर की SI यूनिट क्या होती है? पावर की क्या होती है? वॉट। हीट की SI यूनिट क्या होती है? जूल। लाइट की SI यूनिट क्या होती है? ल्यूमेन। एंड दूरी की SI यूनिट क्या होती है? मीटर। आपको SI यूनिट्स सारे जितने भी हमारे टर्म्स होते हैं सबकी SI यूनिट्स ज़रूर आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फ्रॉम कोल इज कॉल्ड लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, ताप ऊर्जा, या फिर पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिक ऊर्जा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्मल एनर्जी। ओके, तापीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा जो होती है, जब हम कोयले का कमर्शियल रूप में कोयले को जो हम कमर्शियली पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तापीय ऊर्जा होती है। नेक्स्ट इज, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग कैन रिजल्ट इन समुद्र तल में वृद्धि, राइज इन सी लेवल, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, चेंज इन क्रॉप पैटर्न्स, तट रेखा में परिवर्तन, चेंज इन कोस्टल लाइन, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। और बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किसके कारण, कौन सी गैस इसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल निभाती है? वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही समुद्र तल में भी वृद्धि हो सकती है, चेंज इन क्रॉप पैटर्न भी हो सकता है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, चेंज इन कोस्टल लाइन भी हो सकता है। सो सारे ही ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों लगता है कि खुले में बड़ी आग को तेज पवन भड़का रही है? वाई डज इट सीम दैट अ लार्ज फायर इज इन ओपन इज बीइंग फैंड बाय अ स्ट्रॉन्ग विंड? ऐसा क्यों लगता है हमें? क्योंकि आग पर और इसके इर्द गिर्द पवन का सतत परिसंचरण होता है। बिकॉज देयर इज़ अ कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ अ विंड ओवर एंड अराउंड द फायर, क्योंकि पवन के साथ धूलकण आते हैं। बिकॉज द विंड कैरीज डस्ट पार्टिकल, क्योंकि आसपास की गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है। बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग हॉट एयर राइज एंड द कोल्ड एयर एंटर्स एंड हैज़ एन इफेक्ट ऑफ फैनिंग द फायर। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बिकॉज the surrounding hot air rise and the cold air enters and has an effect of fanning the fire, क्योंकि आसपास की जो गर्म वायु होती है वो ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करती है, अंदर आती है। इससे आग जो है वो और भड़कती है, आग जो है और तेज़ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होते हैं। ऐसा क्यों है? क्या कारण है इसके पीछे? Houses made by mud are cooler in summer and hotter in winter compared to brick house because of कच्ची मिट्टी अच्छी चालक होती है। mud is good conductor of temperature या फिर ऊर्जा बोल सकते हैं। कच्ची मिट्टी बुरी चालक होती है। mud is bad conductor। कच्ची मिट्टी कम ऊष्मारोधी होती है। mud is less heat insulating। जल वाष्पन में गर्मियों की ठंडक और
जल वाष्पन में गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में इवेपोरेशन होता है। तो वाटर वेपर प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट इन समर एंड इवेपोरेशन वाटर थ्रू द पोर्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस, वाटर वेपर प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट इन समर एंड इवेपोरेशन इन द वाटर थ्रू पोर्स। यही प्रोसेस जो हमारा मटका होता है, मिट्टी का घड़ा होता है जो हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं गर्मियों में, उसमें भी सेम यही प्रोसेस होती है। तो आप उससे इसको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी बढ़ जाती है, क्या बढ़ेगी? जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाएगा तो क्या बढ़ेगी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन इट्स मीन्स इट्स मास इंक्रीजेस, क्या? काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, मास द्रव्यमान, एक्सीलरेशन त्वरण, स्थितिक ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आपको पता होगा, ए। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटीज अपॉन टाइम। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। इससे आपको जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो उसका भी रिलेशन, आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का भी आप यहाँ पे रिलेशन निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? पादप, केंद्रक, खाद्य धनी, कोशिका झिल्ली। वेयर डज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड? सीडोपोडिया, न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल और सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ से आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। सो द करेक्ट आंसर इज फूड वैक्यूल, खाद्य दानी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? व्हाट इज द फीमेल गैमेट कॉल्ड? क्या कहलाता है? युग्मन जाइगोट, अंडाणु एग, शुक्राणु स्पर्म, ध्रुव या भ्रूण पोल। ओके। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एग। क्या कहलाता है? अंडाणु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल? लाइजोसोम्स, प्लास्टिड्स, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली या माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। तो क्या होता है ऐसा जो सिर्फ पादप कोशिका में मिलता है? वो होता है क्या? प्लास्टिसाइड्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसने क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया है? हु अमंग द फॉलोइंग गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? मेंडल, रदरफोर्ड, इरविन, हुक। सो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा किसने दिया है। यस, इरविन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? नहीं है। ओके। सो कौन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? एडिपोज टिश्यू, कॉम्पैक्ट टिश्यू, कार्डियक मसल और एरियोलर टिश्यू। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके, इसमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कार्डियक मसल्स जो है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ओके। सो ये थे आज के हमारे कुछ 17-18 क्वेश्चंस, जिसमें हमने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही कवर करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी और ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहें। थैंक यू सो मच।